बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि चीफ ने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा है। तनवीर ने साथ वाली सीट पर बैठे हुए कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों इस वक्त एक जेट जहाज़ की सीटों पर मौजूद थे और जहाज़ की मंजिल ग्रेट लैंड का दारुल हुकूमत थी। क्यों, तुम्हें इस बात पर हैरत क्यों हो रही है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि तुम्हारी और मेरी तबीयत और काम करने के अंदाज में मुकम्मल तजाद है। तुम फ़िलासफ़रों की तरह सोचते ज़्यादा और अमली काम कम करते हो, जबकि मुझे फजूल किस्म की दिमाग सोजी से चिढ़ है। मैं डायरेक्ट एक्शन का कायल हूँ, तनवीर ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि तुम बगैर सोचे समझे एक्शन के कायल हो? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचे समझे बगैर एक्शन हमाकत है। सोचे समझे बगैर एक्शन हमाकत है। मैं तो फजूल सोच विचार की बात कर रहा था, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। मैं तो ज़्यादा उस वक्त सोचता हूँ जब कोई और एक्शन में हो, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तनवीर ने मुतमईन होते हुए कहा और कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा हुआ रिसाला खोल लिया और फिर ग्रेट लैंड पहुँचने तक उनके दरमियान कोई बात ना हुई। चीफ ने उनके लिए रॉयल होटल में कमरे बुक करा दिए थे, इसलिए एयरपोर्ट से वो टैक्सी में बैठकर सीधे रॉयल होटल पहुंच गए। अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने अपने कमरे में जाने की बजाय तनवीर के पीछे उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? रात को अल्पान क्लब चलेंगे और वहाँ के किसी आदमी को पकड़कर उसे हाउंड ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फिर उसका कोई आदमी जैसे ही हाथ आया उससे उसके चेयरमैन का पता मालूम हो जाएगा और उसके बाद चेयरमैन जाने और मैं। मिशन ख़त्म, तनवीर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओके, फिर मैं कुछ देर आराम कर लूँ, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया और कैप्टन शकील उसके कमरे से निकलकर उससे मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ गया जो उसके नाम बुक था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और हाथ में पकड़े हुए ब्रीफकेस को उसने मेज़ पर रखा और उसे खोलकर उसके खुफिया खाने से एक छोटा सा जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाल लिया और कुर्सी पर बैठकर उसने उस पर X2 की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबा दिया। हेलो हेलो कैप्टन शकील, कॉलिंग ओवर, कैप्टन शकील ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस ओवर, दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन चीफ ने अपना नाम कहने की बजाय सिर्फ यस कहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि कैप्टन शकील ग्रेट लैंड से ही बात कर रहा होगा। सर, तनवीर ने मिशन के लिए जो प्रोग्राम बनाया है उससे मुझे इख्तलाफ है। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। क्या प्रोग्राम बनाया है उसने? ओवर, X2 ने पूछा। तो कैप्टन शकील ने तफसील बता दी। तुम्हें इससे क्या इख्तलाफ है? ओवर, X2 ने पूछा। सर, इस तरह हम पहले ही कदम पर एक्सपोज हो जाएंगे और उसके बाद ग्रेट लैंड की सरकारी तंजीमों के साथ साथ हाउंड ग्रुप भी हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएगा, जबकि आपका हुक्म था कि ये सब कुछ हम जाहिर किए बगैर करें। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है? ओवर, X2 ने पूछा। सर, मेरा ख्याल है कि हम चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी की रिहाइश गाह मालूम करके वहाँ जाएं और उसे हाउंड ग्रुप के चेयरमैन के बारे में तफसीलात हासिल करके उस पर बराह रास्त हाथ डाल दें और फिर मालूमात हासिल करते ही वापस आ जाएं। ओवर, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर पर्सनल सेक्रेटरी को चेयरमैन के बारे में तफसीलात मालूम ना हुई तो फिर? ओवर, X2 ने कहा। मेरा ख्याल है सर कि उसे लामहला इस बारे में मालूमात होगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही चेयरमैन से रब्ता करता है और चीफ सेक्रेटरी के हिफाजती इंतज़ामात बहुत सख्त होंगे, जबकि सेक्रेटरी के सिलसिले में ऐसा ना होगा। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, मैं तनवीर को कॉल करके उसे ये प्रोग्राम बता देता हूँ। वो वैसे ही करेगा जैसे तुम कह रहे हो। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो कैप्टन शकील ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसे वापस ब्रीफ केस की खुफिया जेब में रखकर उसने ब्रीफ केस को अलमारी में रखा और ख़ुद आकर वो कुर्सी पर बैठा और इसके साथ ही उसने कमरे में मौजूद डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी का ज़ाती नंबर चाहिए था। मैं उसका कलमी दोस्त हूँ और उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ उसके ऑफ़िस का पता है।
और इस वक्त ऑफिस बंद हो चुका होगा। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। होल्ड ऑन करें। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा। यस, कैप्टन शकील ने कहा। नंबर नोट कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही एक नंबर बता दिया गया। नंबर के साथ साथ उनका पता भी बता दें तो मैं जहमत से बच जाऊंगा, कैप्टन शकील ने कहा। हाई ऑफिसर्स कॉलोनी, कोठी नंबर 112 बी ब्लॉक, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और तनवीर अंदर दाखिल हुआ। अभी चीफ की कॉल आई है, तनवीर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ओह खैरियत, क्या कोई ख़ास बात हुई है? कैप्टन शकील ने जानबूझकर चौंकते हुए कहा। हालांकि उसे मालूम था कि चीफ ने क्या बात की होगी, लेकिन वो चूँकि तनवीर की तबीयत से वाकिफ़ था, इसलिए उसने हैरत का इजहार करना ज़रूरी समझा। चीफ ने मुझसे मिशन का प्रोग्राम पूछा तो मैंने वही प्रोग्राम बता दिया जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन चीफ ने कहा कि इस तरह हम एक्सपोज भी हो सकते हैं। चीफ ने एक शॉर्टकट प्रोग्राम बताया है और कहा है कि हम उस पर अमल करें, और अगर ये प्रोग्राम नाकाम रहा तो फिर पहले वाले प्रोग्राम पर काम करें। तनवीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या बताया है चीफ ने? कैप्टन शकील ने कहा तो तनवीर ने वही प्रोग्राम बता दिया जो पहले कैप्टन शकील चीफ से डिस्कस कर चुका था। ये भी ठीक है, अगर इस तरह काम हो जाता है तो वाकई हम एक्सपोज होने से बच जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि चीफ हमें एक्सपोज होने से क्यों मना कर रहा है। एक्सपोज होने से हम पर कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें मिशन के बारे में असल बात का ख्याल नहीं रहा। मिशन यहाँ नहीं है, असल मिशन पाकिस्तान में है। यहाँ से हमने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है, और अगर हम एक्सपोज हो गए तो इसकी इतला पाकिस्तान में पहुँच जाएगी, और नतीजा ये है कि वहाँ इस सिलसिले में जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। वहाँ अब क्या मिशन रह गया है? चीफ ने तो बताया है कि टेरी हाउंड हलाक हो चुका है और सदर मुमलिकत के मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली है। इस तरह वहाँ अब कौन रह गया है? अब तो सिर्फ ये मालूम करना है कि वो लोग किसे हलाक कराना चाहते थे। ये हम यहाँ से मालूम कर लेंगे, तनवीर ने कहा। यही तो अहम नुक्ता है कि सदर साहब की मिलिट्री सेक्रेटरी ने इस काम के लिए सदर साहब को इस्तेमाल किया है। उनकी आवाज़ में चीफ सेक्रेटरी से खुद बात की, उनकी तर्ज तहरीर और दस्तखतों की नकल तैयार करके सदर की तरफ से ख़त लिखा, और टेरी हाउंड ने भी वहाँ पहुंचकर उस मिलिट्री सेक्रेटरी से ही मुलाकात करनी थी, क्योंकि जिस लड़की के हाथों टेरी हाउंड हलाक हुआ है उस लड़की ने बताया है कि टेरी हाउंड ने उसे बताया था कि उसकी आज रात को प्रेसिडेंट हाउस के एक आला ओहदेदार से मुलाकात तय है। इस तरह सारी साजिश का मेन किरदार बज़ाहिर वही मिलिट्री सेक्रेटरी ही लगता है, लेकिन जाहिर है मिलिट्री सेक्रेटरी किसी ऐसे आदमी को हलाक करने के लिए जिसकी हैसियत ऐसी हो कि हाउंड ग्रुप उस पर काम करे, उससे ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा न उठा सकता था। इसलिए लामहला उसकी पुश्त पर कोई और लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ट्रेस होने से बचाने के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुदकुशी करके अपनी जान देनी ज़्यादा बेहतर समझा, कैप्टन शकील ने कहा। फिर हाउंड ग्रुप के चेयरमैन को कैसे मालूम होगा कि कौन लोग वहाँ काम कर रहे हैं? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर उसे मालूम होता तो फिर टेरी हाउंड मिलिट्री सेक्रेटरी से मिलने की बजाय बराह रास्त उन लोगों से रब्ता करता, लेकिन उस चीफ को यकीनन ये मालूम होगा कि टारगेट कौन है, और यही बात हम मालूम करना चाहते हैं ताकि उस टारगेट की पोजीशन के मुताबिक अफराद को पाकिस्तान में तलाश किया जा सके, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब बात मेरी समझ में आ गई है कि चीफ क्यों हमें एक्सपोज होने से बचाना चाहता है। ओके, फिर अब क्या करें? पहले अब उस चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी को तलाश करें, तनवीर ने कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। इसकी फ़िक्र मत करो, ये काम मैंने पहले ही कर लिया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शाम तक फारिग बैठने की बजाय क्यों ना इमरान का सा अंदाज़ इख्तियार किया जाए और फ़ोन पर ही मिशन मुकम्मल कर लिया जाए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। और तनवीर बेख्तियार चौंक पड़ा। फ़ोन पर कैसे मिशन मुकम्मल हो सकता है? क्या मतलब? तनवीर ने कहा। मैंने एक इम्कानी बात की है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल मैंने पर्सनल सेक्रेटरी का ज़ाती फ़ोन और उसकी रिहाइशगाह का पता चला लिया है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? तनवीर ने पूछा। तो कैप्टन शकील ने उसे इंक्वायरी को फ़ोन करके उससे पूछगिछ की तफसील बता दी। तो फिर चलो,
उठो, बैठे क्यों हो? तनवीर ने उठते हुए कहा। पहले मालूम तो कर लें कि वो घर पर भी है या नहीं, और असल मसला ये है कि हमें उसका नाम तक मालूम नहीं है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नंबर डायल करके उसने फ़ोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस मार्गरेट, पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी की रिहाइशगाह है ये, कैप्टन शकील ने कहा। मिस मार्गरेट, वो कौन है? चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी तो मैं हूँ, और मेरा नाम मोरियन है। आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। ओह वेरी सॉरी, शायद मुझे गलत फहमी हो गई है। मेरा नाम गिलार्ड्स है और मेरा ताल्लुक़ एक्रीमिया के स्टेट डिपार्टमेंट से है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से सरकारी तौर पर इंतहाई अहम मुलाकात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनसे मुलाकात से पहले आपसे मुलाकात कर लूँ। आपको भी माली फ़ायदा पहुँच जाएगा और मुझे भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। किस सिलसिले में ये मुलाकात होनी है? चीफ सेक्रेटरी साहब के शेड्यूल में तो ऐसी कोई मुलाकात मौजूद नहीं है, मोरीन ने हैरान होते हुए कहा। इसीलिए तो दानिस्ता शेड्यूल में उसे नहीं रखवाया गया, ताकि पहले आपसे मुलाकात हो जाए। ग्रेट लैंड और एक्रीमिया के दरमियान होने वाले एक अहम सरकारी मुआहदे के सिलसिले में ये मुलाकात होनी है। आपको $10,000 नकद मिल सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? मोरीन ने कदरे सख्त लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी के मिजाज, उनके मूड और उनके रखरखाव के बारे में बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब के मूड और मिजाज के मुताबिक ही उनसे बातचीत हो सके, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। सरकारी मामलात में मूड और मिजाज को तो नहीं देखा जाता। अब खुलकर बात करें, आप बड़ी मुबहिम सी बात कर रहे हैं, मोरीन ने कहा। खुलकर भी बात हो जाएगी, आप मुलाकात का वक्त तो दें, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोरीन ने पूछा। रॉयल होटल से, कैप्टन शकील ने कहा। रॉयल होटल के किस कमरे से? मोरीन ने पूछा। अभी मैंने कमरा नहीं लिया, मैं तो यहाँ लंच करने आया हूँ। अगर आप कहें तो कमरा भी ले लेता हूँ। वैसे मुझे खाना तो रॉयल होटल का पसंद है, जबकि रिहाइश के लिए मुझे ज़ाती तौर पर ग्रैंड होटल पसंद है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। तो आप ऐसा करें कि जहाँ मेरी रिहाइश गाह पर ही आ जाएं, हाई ऑफिसर्स कॉलोनी में, मोरीन ने कहा। मिस मोरीन, हो सकता है आपकी रिहाइश गाह पर मुलाकात को अच्छी नज़रों से ना देखा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी रिहाइश गाह के बजाय किसी और मुनासिब जगह का वक्त दे दें। इस तरह मामलात ज़्यादा आसानी से तय हो जाएंगे। मेरी तरफ से जगह की कोई पाबंदी नहीं, अब जान चाहे मुलाकात हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, फिर आप ऐसा करें कि 1 घंटे बाद नेशनल गार्डन में वाक़या जॉर्ज क्लब में पहुंच जाएं। मैं रात को वहीं बैठती हूँ। अब जिसे भी कहेंगे वो आपको मुझ तक पहुँचा देंगे, मोरीन ने कहा। ओके, थैंक यू, कैप्टन शकील ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बन रही है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। असल में हमारे पास कोई वाज़िया लाइन ऑफ एक्शन न थी, इसलिए हमारी बातें मुबहिम सी थीं। बहरहाल अब हमें मेकअप कर लेना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन तुमने तो उससे अकेले मिलने की बात की है, अगर मैं साथ गया तो वो मशकूक हो जाएगी। इससे तो बेहतर था कि हम उसकी रिहाइश गाह पर पहुंच जाते और वहाँ से उससे पूछगिछ हो जाती, तनवीर ने कहा। हाँ, ऑफिसर्स कॉलोनी में खसूसी सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं। वहाँ कॉलोनी के गेट पर बाकायदा नाम पते लिखे जाते हैं, कागजात दिए जाते हैं, पूछगिछ की जाती है। और अगर मोरीन से कुछ मालूम ना हो सकता, मसला ज़रूर उलझ जाता, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर उससे जबरन पूछना पड़ा तो फिर, तनवीर ने कहा। उसकी नौबत नहीं आएगी, वो हमसे मुलाकात के लिए $10,000 लेने पर तैयार हो गई है, और अगर वो $10,000 के लिए अजनबी अफराद से मुलाकात पर तैयार हो सकती है तो ज़्यादा रकम देकर उससे मज़ीद मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, अभी वहाँ पहुँचे तो सही, फिर जैसे होगा देख लिया जाएगा। तो मेकअप करके मेरे कमरे में आ जाना, ताकि वहाँ से इकट्ठे रवाना हो सकें, तनवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन निसफ घंटे बाद वो दोनों एक्रीमी मेकअप में टैक्सी में बैठे नेशनल गार्डन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। नेशनल गार्डन के मेन गेट पर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। ये बहुत वसी और रीज़ पार्क था और वहाँ लोगों का खासा रश भी था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते गार्डन के एक कोने में बने हुए
क्लब की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब की इमारत एक मंजिला थी, लेकिन रकबे के लिहाज से वो खासी वसी थी। क्लब के मेन हॉल में दाखिल होकर वो सीधे काउंटर की तरफ बढ़ गए, जहाँ 2 मकामी लड़कियां अपने कामों में मसरूफ़ थीं। यस सर, एक लड़की ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। मिस मोरिन से यहाँ हमें मुलाकात का वक्त मिला हुआ है। मिस मोरिन ने यहाँ हमें मुलाकात का वक्त दिया हुआ है, कैप्टन शकील ने कहा। ओह, वो रूम नंबर 11 में मौजूद है, लड़की ने जवाब दिया। क्या उस रूम तक हमारी कोई रहनुमाई कर सकता है? हम एक्रीमिया से आए हैं और पहली बार यहाँ आए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। बाएं हाथ पर एक राहदारी जा रही है, उसमें स्पेशल रूम्स हैं और हर कमरे के बाहर उसका नंबर लिखा हुआ है, लड़की ने वजाहत करते हुए कहा। शुक्रिया, कैप्टन शकील ने कहा, और फिर वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते उस राहदारी की तरफ बढ़ते चले गए। तुम्हारा मसला हल हो गया, अलहदा कमरे में मुलाकात हो रही है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। कमरा नंबर 11 राहदारी के तकरीबन आखिर में था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। कैप्टन शकील ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से मोरिन की ही आवाज़ सुनाई दी। मैं गिलार्ड हूँ मिस मोरिन, कैप्टन शकील ने कहा। यस, कम इन प्लीज़, अंदर से कहा गया तो कैप्टन शकील दरवाजे को दबाता गया तो दरवाज़ा खुलता चला गया और कैप्टन शकील और उसके साथ तनवीर भी अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 4 कुर्सियाँ थीं और एक मेज़ मौजूद थी। एक कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। वो दोनों को अंदर आते देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ी। मेरा नाम गिलार्ड है और ये मेरा साथी है, स्टेट डिपार्टमेंट चीफ ऑफिसर आर्नल्ड, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, लेकिन पहले तो आपने इनका जिक्र नहीं किया था, मोरिन ने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह सॉरी, अच्छा ख्याल नहीं रहा होगा, कैप्टन शकील ने मुसाफा करते हुए कहा। और फिर तनवीर ने भी बड़ी बेदली से अंदाज में मुसाफा किया। चूँकि वो दोनों इस वक्त तकरीबन मेकअप में थे, इसलिए उन्हें मजबूरन मुसाफा करना पड़ा था। तशरीफ़ रखें, आप क्या पीना पसंद करेंगे, मोरिन ने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त हमारे पीने पिलाने का मूड नहीं है, आपका बेहद शुक्रिया, कैप्टन शकील ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब में हाथ डाला और $10,000 के नोट निकाल कर उसके सामने मेज़ पर रख दिए। मिस मोरिन, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, आप साफ बात करें। अगर आप $10,000 हासिल करना चाहती हैं तो सिर्फ ये बता दें कि हाउंड ग्रुप का चेयरमैन कौन है और कहाँ रहता है, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो मोरिन बेख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब? मुझे किसी ग्रुप के बारे में क्या इल्म हो सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोरिन ने कहा। यह रकम ज़्यादा भी हो सकती है, बशर्ते कि आप दुरुस्त मालूमात दे दें, और ये भी गारंटी है कि आपका नाम कभी सामने नहीं आएगा, कैप्टन शकील ने कहा। आपको उससे क्या काम है, मोरिन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। इस बात को छोड़े में ये आपके मतलब की बात नहीं है और ना ही आपको इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आप जितना कम जानेंगी उतना ही फ़ायदे में रहेंगी, कैप्टन शकील ने कहा। आई एम सॉरी मिस्टर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, आप जा सकते हैं। मिस मोरिन का लहजा यकलख्त इंतहाई सर्द मोहराना हो गया। ओके, आपकी मर्ज़ी, आओ आर्नल्ड, कैप्टन शकील ने $10,000 उठाकर जेब में डालते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तनवीर भी उठ खड़ा हुआ। अगर आप बता देंगे आपको उससे क्या काम है तो हो सकता है कि मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकूं, मोरिन ने होंठ चबाते हुए कहा। हाउंड ग्रुप जिस किस्म के काम करता है उसी टाइप का काम हो सकता है, कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। $50,000 दे सकते हैं आप, मोरिन ने कहा। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा $15,000 और बस, कैप्टन शकील ने भी साफ जवाब देते हुए कहा। ओके, दे दें, मोरिन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने पहले वाले नोट निकाल कर मेज़ पर रखे और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने और नोट निकाल कर उनके साथ रख दिए। एक बात जहन में बिठा लें मिस मोरिन, अगर आपने गलत बयानी की तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगी, क्योंकि जो लोग रकम देना जानते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। पहले आप हल्फन कहें कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन इन दिनों मुझे रकम की अशद ज़रूरत है, इसलिए मैंने हामी भर ली है, मोरिन ने कहा। उसकी आप फिक्र ना करें, आपको खुद महसूस होगा कि इसी एहतियात की वजह से हमने आपकी रिहाइश गाह पर मुलाकात नहीं की, वरना हमें तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन आपको पड़ सकता था, कैप्टन शकील ने कहा तो मोरिन ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर सुने, हाउंड ग्रुप का चेयरमैन मिकाटो है, लॉर्ड मिकाटो, जो ग्रेट लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर भी है और उसकी सबसे बाख्तियार कंपनी जिसे इंतज़ामी कहा जाता है क्या चेयरमैन भी है।
اس کی رہائش گاہ لارے روڈ پر میکارٹو ہاؤس کے نام سے مشہور ہے۔ مورین نے کہا۔ ویسے لارڈ میکارٹو کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے بظاہر کوئی کام تو کرتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، کوئی کام نہیں کرتا، بس اپنی وسیع اور عریض رہائش گاہ میں بیٹھ کر ہاؤنڈ گروپ کو کنٹرول کرتا ہے، مورین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا نمبر؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو مورین نے فوراً ہی نمبر بتا دیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آپ سوچ لیں۔ اگر آپ کی ملاقات غلط ثابت ہوئی تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ 100% درست ہے، لیکن لارڈ میکارٹو خود کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کا تعلق ہاؤنڈ گروپ سے ہے۔ ویسے وہ صرف احکامات دیتا ہے، اصل کام اس کے وسیع اور اس گروپ کے آدمی کرتے ہیں، مورین نے کہا۔ اس کے گروپ کے کسی خاص آدمی کا نام؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ایک نام اکثر چیف سیکرٹری صاحب اور لارڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں آتا رہتا ہے، اور وہ نام ہے روپرٹ اسکاٹ۔ یہ آدمی شاید ہاؤنڈ گروپ کے فورن سیکشن کا انچارج ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے روپرٹ اسکاٹ الپائن کلب کا چیف مینیجر ہے، کیونکہ ایک بار چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کیوں نہ وہ براہ راست روپرٹ اسکاٹ سے الپائن کلب میں بات کر لیں۔ ویسے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، مورین نے کہا۔ تھینک یو مورین، اب تم سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ، کیپٹن شکیل نے نوٹ مورین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جارج کلب سے نکل کر گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اب کیا خیال ہے تنویر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لارڈ کے پاس جانا چاہیے یا اس روپرٹ اسکاٹ کے پاس؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم الپائن کلب چلیں اور اس روپرٹ اسکاٹ کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کر لیں۔ لارڈ سے ملنے کے لیے ہمیں نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں۔ ایسے لوگ بہت محتاط رہتے ہیں، جبکہ روپرٹ اسکاٹ سے ملاقات آسانی سے ہو جائے گی، تنویر نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، آؤ پھر یہاں سے سیدھے ہی الپائن کلب چلتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا